आज हमारा टॉपिक है हाउ डज एडॉप्टिव इम्यूनिटी वर्क। सो इससे पहले हम ये समझे कि एक एडॉप्टिव इम्यूनिटी कैसे काम करती है। हमें पता होना चाहिए बेटा एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। अब देखो बेटा, एडॉप्टिव इम्यूनिटी एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी में तब डेवलप होता है व्हेन आवर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू द एंटीजन, व्हेन आवर बॉडी इज एक्सपोज्ड टू द पैथोजन। सो जब एक पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, सो उसके बाद ही एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है उस पैथोजन के अगेंस्ट। उस इम्यून रिस्पॉन्स को बेटा हम नाम देते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। सो बेटा, एडॉप्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट नहीं होती है। ये हमारी बॉडी में तब डेवलप होता है जब हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीजन चला जाता है और उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और वो जो इम्यून सिस्टम का और ये जो वो जो इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना, वो जो इम्यून रिस्पॉन्स का आना उस एंटीजन के अगेंस्ट, उसको बेटा हम नाम देते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। सो एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट देयर, इट इज प्रेजेंट ओनली व्हेन इट इनकाउंटर्स द पैथोजन और द एंटीजन। उसके बाद ही उस एंटीजन या उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसको हम नाम देते हैं बेटा एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है ना। अब इस एडॉप्टिव इम्यूनिटी को समझने के लिए हमारे पास पहले एक टर्म है, उसको हम कहते हैं एंटीजन। अब बेटा ये एंटीजन है क्या? बेटा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की सलाहियत रखता हो, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसको बेटा हम नाम देते हैं एंटीजन। अब ये एंटीजन होता कहाँ पे? देखो हमारे पास बेटा बैक्टीरिया होता है या कोई भी पैथोजन होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बैक्टीरिया की बात करता हूँ। ये जो बेटा बैक्टीरिया होता है, इसकी सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ यूनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है ना। और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द फॉरेन पार्टिकल्स। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है ना। इनको बेटा हम फॉरेन पार्टिकल्स, हमारा इम्यून सिस्टम इनको फॉरेन पार्टिकल्स मानता है। सो जब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन चला जाता है, उस पैथोजन की सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होता है। और ये जो बेटा एंटीजेंस होते हैं, या मैं कहूँ कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है जिनके अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। ये मैं कहूँगा कि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स इस बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस सब्सटेंस को बेटा हम नाम देते हैं एंटीजन। अब आगे हम समझते हैं। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी अब कैसे काम करती है, हमारे पास बेटा अब जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है, इसके बेटा दो टाइप्स होते हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी हम दो लाइंस पे पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक हमारे पास होते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा बेटा हमारे पास होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब बेटा पहले हम समझते हैं कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है और ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो जाती है बॉडी में। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब लेट्स सपोज हमारे पास यहां पर एक एंटीजन है। ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर, एक पैथोजन था, वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया। अब बेटा उस पैथोजन के ऊपर छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और उसका नाम हमने क्या दिया? एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है ये हमारी बॉडी के अंदर आ गया। अब ये जो बेटा एंटीजन होता है, ये पहले क्या काम करता है? ये कुछ सेल्स के ऊपर कुछ बेटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनके साथ बाइंड करते हैं एंड दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज बी सेल रिसेप्टर्स। और ये जो बेटा बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। तो एंटीजन आया, एंटीजन ने सिंपली किसके साथ बाइंड किया? इसने बेटा बी सेल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया। वंस इट बाइंड्स विद दिस बी सेल रिसेप्टर, आपको यहां पर समझना है ये जो बेटा बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, ये किसी भी एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये कोई स्पेसिफिक एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये जो बी सेल अभी है, इट इज नॉट एक्टिवेटेड येट। सो जब ये एंटीजन इस बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, उसके बाद बेटा ये जो सारा यहां पर सिस्टम है, ये जो एंटीजन और जो बेटा हमारे पास बी सेल रिसेप्टर है, इसका जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसकी इंटरनलाइजेशन हो जाती है। इसको बेटा अंदर लिया जाता है और अंदर जाके बेटा इस एंटीजन की फ्रेगमेंटेशन की जाती है। इस एंटीजन को तोड़ा जाता है और इसके फ्रेगमेंट को बेटा एक मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड किया जाता है। इस एंटीजन की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है और इसको एक मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड किया जाता है और बेटा उस मॉलिक्यूल का नाम होता है MHC सेकेंड।
उसके बाद ये जो MHC सेकंड है, along with the fragments of this antigen, it's taken to the surface. इसको बेटा इस बी सेल की सरफेस के ऊपर लिया जाता है. Now this B cell, it presents this antigen on its surface. अब बेटा इस एंटीजन को ये इसकी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करता है थ्रू MHC सेकेंड. अब इस बी सेल को बेटा हम नाम देते एक्टिवेटेड बी सेल. सो बेटा एक्टिवेटेड बी सेल में क्या है? एक्टिवेटेड बी सेल में हमारे पास सिंपल है, हमारे पास एक तो सेल है, इसके ऊपर अब एक MHC सेकेंड है, और इस MHC सेकेंड के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट है, या एंटीजन का एक फ्रेगमेंट प्रेजेंट है. सो सिंपली एक्टिवेटेड बी सेल अब इस एंटीजन को प्रेजेंट करती है. ये इस एंटीजन को बेटा प्रेजेंट करते हैं इसकी सरफेस के ऊपर. इसके अलावा मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास ये बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, ये बेटा इस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं. ये किसी भी एंटीजन के साथ बेटा रिएक्ट कर सकते हैं. लेकिन यहां से जाके जब हमारे पास बी सेल एक्टिवेट हो जाती है, अब जो बेटा ये वाली बी सेल है, एक्टिवेटेड बी सेल है, इसके ऊपर ये जो बेटा अब ये जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, अब ये इस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं. अब ये सिर्फ इसी एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. सो जहां पर भी आप इस एंटीजन को, जो जिस एंटीजन ने इसको एक्टिवेट किया था, जहां पर भी आप इस एंटीजन को ये पाते हैं, ये सिर्फ इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. अभी किसी दूसरे एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. सो नाउ दिस रिसेप्टर हैज बिकम स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन. सो इस चीज को हम कहते हैं, हम नाउ इस सेल को यहां पर हम नाम देते हैं एक्टिवेटेड बी सेल. दिस इज नाउ कॉल्ड एज एक्टिवेटेड बी सेल. सिंपल, हमारे पास एंटीजन आया, एंटीजन ने बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, इस बी सेल रिसेप्टर उस एंटीजन कॉम्प्लेक्स की इंटरनलाइजेशन हो जाती है, अंदर जाके इस एंटीजन के फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं, इस फ्रेगमेंट को अटैच किया जाता है MHC सेकंड के साथ, और MHC सेकंड कॉम्प्लेक्स को बी सेल रिसेप्टर MHC सेकंड को बेटा बी सेल के सरफेस पर लिया जाता है, और बी सेल के सरफेस पर इस एंटीजन को बेटा ये प्रेजेंट करता है. इसको बेटा हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन. ना बी सेल्स को भी हम कभी कभी नाम देते हैं APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, बिकॉज ये बेटा एंटीजन को प्रेजेंट करती है. इसके अलावा बेटा ये जो हमारे पास बी सेल रिसेप्टर्स थे, अब यहां तक कि नॉन स्पेसिफिक थे, ये किसी भी टाइप ऑफ एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन आफ्टर इट्स एक्टिवेशन अब ये सिर्फ इसी एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो दूसरे साइड से अब बेटा क्या होता है, ये जो हमारे पास एंटीजन्स होते हैं, इनको हमारी मैक्रोफेज भी लेती है, और ये मैक्रोफेज भी यही काम करती है. क्या काम करती है? ये इस एंटीजन की फ्रेगमेंटेशन करते हैं, और फ्रेगमेंटेशन करने के बाद ये इस MHC सेकंड के साथ इसको अटैच करती है, और ये MHC सेकंड फिर से इस एंटीजन के साथ ये लोकलाइज किया जाता है. इसको कहां पर लिया जाता है? इसको बेटा लिया जाता है इसकी सरफेस के ऊपर. नाउ दिस इज MHC सेकंड along with the एंटीजन, या एंटीजन का जो फ्रेगमेंट है उसके साथ. अब इन मैक्रोफेज को भी हम नाम देते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, APCs, क्योंकि इन्होंने भी बेटा इस एंटीजन को प्रेजेंट किया किसकी सरफेस के ऊपर? इस मैक्रोफेज की सरफेस के ऊपर. नाउ दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंड दे प्रेजेंट दिस एंटीजन टू अनदर सेल, एंड दैट सेल इज हियर. उसको हम बेटा नाम देते हैं T सेल और T lymphocyte. और ये T सेल जो बेटा है, या T सेल में कहूंगा, या T lymphocyte, इट इज ऑल्सो इनएक्टिवेटेड, हमको हम कहते हैं नाइव टी सेल्स, नाइव टी सेल्स. ठीक है ना? अब नाइव टी सेल्स को ये कैसे एक्टिवेट करेंगे, वो चीज हमें समझना है. जरा समझो, यहां पर हमारे पास बेटा ये जो टी सेल्स होती है, इन टी सेल्स के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उस मॉलिक्यूल को बेटा हम नाम देते हैं CD4, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 मॉलिक्यूल. और ऑन द अदर हैंड हमारे पास इनके ऊपर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको बेटा हम नाम देते हैं T सेल रिसेप्टर. अब बेटा CD4 जो है, ये इस MHC सेकंड के साथ रिएक्ट करता है, और जो बेटा T सेल रिसेप्टर होता है, ये इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है. सो टी सेल रिसेप्टर एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CD4 इस MHC सेकंड के साथ रिएक्ट करेगा, और इसकी वजह से बेटा जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इसकी वजह से जो हमारे पास टी सेल्स होती है वो बेटा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है, इनकी स्टिमुलेशन हो जाती है. इसके अलावा जो हमारे पास मैक्रोफेज होती है, या जो APCs होती है, इनके ऊपर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको बेटा हम नाम देते हैं B7 मॉलिक्यूल.
ये जो बेटा B7 मॉलिक्यूल होता है, ये यहां पर एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, उसको बेटा हम नाम देते हैं CD28, और इसको बेटा हम कहते हैं को स्टिमुलेशन। यहां से भी ये एक दूसरी स्टिमुलस आ जाती है। इसके अलावा बेटा मैक्रोफेज एक जबरदस्त चीज रिलीज करती है, उसको हम बेटा नाम देते हैं इंटरल्यूकिन 1। और बेटा इंटरल्यूकिन 1 भी इस टी सेल को, इस नाइव टी सेल को एक्टिवेट करती है। अब हमारे पास ये जो टी सेल है ये अब एक्टिवेट हो जाती है। नाउ दिस एक्टिवेटेड टी सेल, लेट मी शो इट हियर। अब ये जो बेटा हमारे पास एक्टिवेटेड टी सेल है, ये क्या काम करेगी? ये जो एक्टिवेटेड टी सेल है, इट विल प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 2। ये बेटा इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करती है। अब ये जो इंटरल्यूकिन 2 होता है, ये बेटा इसी सेल के ऊपर वापस काम करती है, ये इस एक्टिवेटेड टी सेल के ऊपर वापस काम करती है और इसको डिवाइड करवाती है और इसको डिफरेंशिएट करती है 2 लाइंस में। कोई भी सब्सटेंस जिसको एक सेल रिलीज करती हो, फिर वो सब्सटेंस उसी सेल पे काम करती हो, इस एक्शन को हम नाम कहते हैं ऑटोक्राइन एक्शन। सो इंटरल्यूकिन 2 ऑटोक्राइन एक्शन दिखाता है। इसको जो सेल रिलीज करती है ये उसी सेल के ऊपर काम करती है और बेटा इस सेल को डिफरेंशिएट करती है 2 कैटेगरीज में। एक को हम नाम देते हैं टी हेल्पर सेल्स, और दूसरे को बेटा हम नाम देते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। और ये जो बेटा टी हेल्पर सेल्स होती है ये फर्दर डिफरेंशिएट हो जाती है। अब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, टी हेल्पर सेल्स को हम ह्यूमरल रेस्पॉन्स के लिए डिस्कस करेंगे। अब बेटा इसको समझो। अब हमारे पास ये जो टी हेल्पर सेल्स होती है ये फर्दर डिफरेंशिएट हो जाती है 2 कैटेगरीज में। एक को हम नाम देते हैं टी हेल्पर 2, एक को हम नाम देते हैं टी हेल्पर 2, दूसरे को हम नाम देते हैं टी हेल्पर 1। अब बेटा टी हेल्पर 2 और टी हेल्पर 1 कैसे बनती है? टी हेल्पर 2 को बेटा इंटरल्यूकिन 12 की प्रेजेंस में बनाया जाता है। सो इंटरल्यूकिन 12 की मदद से टी हेल्पर 2 बन जाती है, टी हेल्पर 1 बन जाती है, और इंटरल्यूकिन 4 की मदद से टी हेल्पर 2 बन जाती है। सो इंटरल्यूकिन 4 की वजह से जो हमारे पास टी हेल्पर सेल्स होती है ये फर्दर डिफरेंशिएट हो जाती है। इंटरल्यूकिन 4 की वजह से ये टी हेल्पर 2 में डिफरेंशिएट हो जाती है, और इंटरल्यूकिन 12 की मदद से बेटा ये डिफरेंशिएट हो जाती है किस में? टी हेल्पर 1 में। उसके बाद बेटा ये जो टी हेल्पर 1 सेल होती है इसको समझो। ये जो टी हेल्पर 1 सेल होती है ये रिलीज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। एक का नाम है बेटा इंटरफेरॉन गामा और दूसरे का बेटा नाम है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। ये दोनों केमिकल्स क्या काम करते हैं? ये बेटा स्टिमुलेट करते हैं मैक्रोफेजेस को। अब जो बेटा इंटरफेरॉन गामा होता है और जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा होता है जिसको कौन टी हेल्पर 1 रिलीज करती है, ये जो बेटा इंटरफेरॉन गामा होता है और इंटरफेरॉन अल्फा होता है ये फर्दर बेटा मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करती है। और अब जब मैक्रोफेज फिर से स्टिमुलेट हो जाती है, ये मैक्रोफेज बेटा ये फिर से वही काम करती है। ये फिर से बेटा एंटीजन को लेंगे, एंटीजन को प्रोसेस करेंगी, उसके बाद एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। सो दे विल रिपीट द सेम फंक्शन। इसकी वजह से जो बेटा इम्यून रेस्पॉन्स एंटीजन के अगेंस्ट होता है ये फर्दर बूस्ट हो जाता है। सो अभी तक हमने यहां से क्या पढ़ा? एंटीजन आया, इसको बेटा सिंपली जो हमारे पास मैक्रोफेज होती है ये इसको बेटा प्रोसेस करती है, इसके अंदर से फ्रेगमेंटेशन करती है। उसके बाद बेटा इसको किसके साथ मिलाया जाता है? MHC सेकंड के साथ। और MHC सेकंड अलॉन्ग विद दिस फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन फ्रेगमेंट इसको बेटा जो हमारे पास मैक्रोफेज होती है इनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बेटा जो एंटीजन होता है और जो बेटा MHC सेकंड होता है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास जो टी सेल्स होती है उनके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक बेटा CD4 होता है जो इस MHC सेकंड को बेटा क्या रिकॉग्नाइज करता है, और दूसरा हमारे पास
टी सेल रिसेप्टर होता है जो बेटा इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, और इसकी वजह से जो हमारे पास टी सेल्स होती है इनकी स्टिमुलेशन हो जाती है। इसके अलावा बेटा कुछ को स्टिमुलेशन हो जाती है जो B7 के थ्रू आ जाती है। B7 मॉलिक्यूल बेटा ऐसी APC के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये रिएक्ट करता है किसके साथ, CD28 के साथ, और इसकी वजह से भी जो हमारे पास टी सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाती है। इसके अलावा जो बेटा हमारे पास ये APCs होती है ये इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करती है, और ये जो इंटरल्यूकिन 1 होता है बेटा ये भी इन टी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जब बेटा टी सेल स्टिमुलेट हो जाती है ये इंटरल्यूकिन 2 को प्रोड्यूस करती है, और ये जो इंटरल्यूकिन 2 होता है ये ऑटोक्राइन एक्शन दिखाता है। ये सेम जो हमारे पास जो सेल इसको रिलीज करती है ये उसी पर बेटा एक्ट करती है और इसको डिफरेंशिएट करती है दो लाइंस में। एक तो इससे बेटा टी हेल्पर सेल बनती है और दूसरा इससे बेटा टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बन जाती है। ये जो बेटा टी हेल्पर सेल होती है ये फर्दर बेटा डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 2। इसके लिए बेटा हमारे पास दो इंटरल्यूकिन्स होते हैं। एक बेटा होता है इंटरल्यूकिन 12 जो बेटा इस टी हेल्पर सेल को कन्वर्ट करता है टी हेल्पर 1 में, और दूसरा हमारे पास बेटा होता है टी हेल्पर 4 इंटरल्यूकिन 4 जो बेटा कन्वर्ट करता है इस टी हेल्पर सेल को इनटू टी हेल्पर 2 सेल में। अब बेटा जो हमारे पास टी हेल्पर 1 सेल होती है ये रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन गामा और इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। सो ये जो बेटा दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फिर से बेटा इन मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करती है, और उसके बाद फिर से बेटा जो हमारे पास मैक्रोफेज होती है वो अपना काम करती है। अब जरा इस लाइन पे वापस आओ जो हमने बी सेल्स पढ़ी। इस एक्टिवेटेड बी सेल को हमें फर्दर बेटा डिफरेंशिएट करना है, इसको बेटा प्रोलिफरेट करना है, इसको डिवाइड करना है, इसका नंबर बढ़ाना है। उसके लिए बेटा हमारे पास जो टी हेल्पर सेल्स होती है ये फर्दर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे पास टी हेल्पर 2 सेल होती है वो फर्दर कुछ बेटा इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ये बी सेल्स होती है ये बेटा फर्दर डिवाइड करती है और इसके अलावा डिफरेंशिएट भी हो जाती है। अब हमारे पास ये जो टी हेल्पर 2 सेल्स होते हैं बेटा ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये कुछ इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज इंटरल्यूकिन्स और इंटरल्यूकिन 4, पहला ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन 4। अब ये इंटरल्यूकिन 4 क्या काम करती है, ये बेटा इस एक्टिवेटेड बी सेल का नंबर बढ़ाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ दिस एक्टिवेटेड बी सेल्स, ठीक है ना, ये इनका नंबर बढ़ाती है। सो हमारे पास जो एक्टिवेटेड बी सेल्स है इनका नंबर बढ़ जाता है किसकी मदद से, इंटरल्यूकिन 4 की मदद से। सो इंटरल्यूकिन 4 की मदद से जो हमारे पास ये सेल्स होती है इनका नंबर बढ़ जाता है। सो मैं सिंपली कहूंगा इंटरल्यूकिन 4 हमारी जो एक्टिवेटेड बी सेल्स है इनको फर्दर डिवाइड करते हैं, इनका नंबर बढ़ाती है, सो दैट दे कैन रिएक्ट मोर एंड मोर एंटीजन। ये ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन को रिएक्ट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन जो है उनकी प्रोसेसिंग, या मैं इसके अलावा ये कहूँगा कि उनका जो स्टिमुलेशन है वो भी हो जाएगा। जो हमारे पास बी सेल्स है उनकी स्टिमुलेशन फर्दर हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास जो हमारे पास टी हेल्पर 2 सेल्स होती है ये बेटा इसके अलावा रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 6, ठीक है ना। इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 6 भी रिलीज करती है। अब इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 6 क्या काम करती है, ये जो बेटा हमारे पास बी सेल्स होती है ये इनको बेटा डिवाइड करती है दो कैटेगरीज में। एक तो बेटा इनसे बनती है बी, दो चीजें बन जाती है, एक तो इनसे बन जाती है बी मेमोरी सेल्स, these are B memory cells, और दूसरा बेटा इससे बन जाती है प्लाज्मा सेल्स। सो इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 6 ये डिफरेंशिएट करते हैं इन बी सेल्स को इनटू बी मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। अब ये बी मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स का क्या काम है, देखो बेटा पहले हम बी मेमोरी सेल्स की बात करते हैं। ये जो बेटा बी मेमोरी सेल्स होती है ये बेटा ऐसे ही रहती है, ये ऐसे ही रह जाती है लॉन्ग रिस्पॉन्स के लिए। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो बी सेल्स होती है बेटा, ये जो बी मेमोरी सेल्स होती है इनके पास एंटीजन की सारी इंफॉर्मेशन है, इनके ऊपर वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो पर्टिकुलरली इसी एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है। क्योंकि ये जो हमारे पास बी मेमोरी सेल्स है ये किससे बनी है, एक्टिवेटेड बी सेल्स से, ठीक है ना। तो इनके पास इस एंटीजन के लिए पहले से ही इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अब रह जाती है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीजन फिर से आ जाता है, अब प्राइमरी ये जो हमारे पास जब बॉडी, ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे, समझो पहले इस बात को। जब हमारी बॉडी के अंदर एक पैथोजन या एक एंटीजन पहली बार आ जाता है तो उसके अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स, जब हमारी बॉडी में पहली बार कोई एंटीजन आ जाता है या बेटा हमारे बॉडी के अंदर पहली बार कोई पैथोजन आ जाता है
तो उसके अगेंस्ट ये बी मेमोरी सेल्स बनती है और उसके अगेंस्ट पहली बार हमारा इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब बेटा जो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है ये वीक होता है और बेटा ये स्लो होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारे पास एंटीजन पहली बार हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के पास नहीं होती है। लेकिन जब वंस द एंटीजन एंटर्स द बॉडी, सो पहले रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक जबरदस्त काम करती है, वो इन सेल्स को बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं बी मेमोरी सेल्स। अब इन बी मेमोरी सेल्स के पास इस एंटीजन की इंफॉर्मेशन रह जाती है कि ये एंटीजन हमारा कैसा था। और जब दूसरी बार यही एंटीजन आ जाता है, सो बी मेमोरी सेल्स सिंपली जब हमारे पास रिपीटेड एक्सपोजर होता है एंटीजन का, ये पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। जो ही एंटीजन बॉडी के अंदर आ जाता है ये बी सेल्स डिवाइड करती है और इन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करवाती है। सो जो हमारे पास सेकेंडरी इम्यून और इस इम्यून रेस्पॉन्स को हम नाम देते हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। और ये जो बेटा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है ये बेटा काफ़ी स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बी मेमोरी सेल्स होती है इनके पास पहले से ही एंटीजन की सारी इंफॉर्मेशन होती है। एंटीजन आता है, बी सेल्स डिवाइड करते हैं और इनके अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर देती है। अब प्लाज्मा सेल्स का काम क्या है? अब प्लाज्मा सेल्स क्या काम करती है? देखो बेटा प्लाज्मा सेल्स का क्या रोल है। ये जो बेटा प्लाज्मा सेल्स होती है ये बेटा प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज को। ये बेटा प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज क्या होते हैं बेटा? सिंपली हमारे पास कुछ प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। और ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती है ये भी बेटा इसी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। जिस एंटीजन ने इन प्लाज्मा सेल से इस एंटीबॉडी को रिलीज करवाया, ये जो एंटीबॉडीज होती है ये टेंडेंसी रखते हैं कि ये इसी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर एंटीजन। ये सिर्फ इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज बनी है these antibodies, they are specific to this antigen. They are specific to this antigen. ठीक है ना? अब हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज बनी है ये हमें समझना है। ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज होते हैं ये टोटल में बेटा 5 टाइप्स के होते हैं। इनको हम नाम देते हैं GAMET। जी पर आप याद, एक ट्रिक है, ठीक है ना, इसको याद रखने के लिए। इम्यूनोग्लोबिन जी होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, इम्यूनोग्लोबिन एम होता है, इम्यूनोग्लोबिन ई होता है और बेटा इम्यूनोग्लोबिन डी होता है। ये जो हमारे पास 5 टाइप्स हैं एंटीबॉडीज के, ये बेटा एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करता है और डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप का एंटीजन है, उसके किस टाइप का पैथोजन है, उसके अगेंस्ट वैसी ही जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है वो रिलीज हो जाती है। अब एंटीबॉडीज भी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस की जाती है? एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस की जाती है। अब हमारे पास इन एंटीबॉडीज का रोल क्या है? देखो बेटा एंटीबॉडीज का रोल क्या है। पहला रोल इनका होता है ये किसी भी टॉक्सिन या एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हम कहते हैं इनका प्राइमरी रोल बेटा क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। अब बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो जाती है? हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती है इनके ऊपर एक साइट होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन, और दूसरा बेटा इनके पास होता है एफसी रीजन। ये जो बेटा वेरिएबल रीजन होता है ये वह रीजन होता है जो बेटा इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है। और बेटा जब इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या इस टॉक्सिन के साथ रिएक्ट करते हैं, अब बेटा ये टॉक्सिन जो ये फ्री नहीं रहता है, और जब एक टॉक्सिन फ्री नहीं रहेगा वो अपना काम नहीं कर सकता है। बेसिकली सिंपली ये इस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं, ये टॉक्सिन की फंक्शन को खत्म करते हैं, इसको बंद करके रखते हैं, इसको फ्री फॉर्म में नहीं रखते हैं, और इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती है ये एक जबरदस्त काम करते हैं, उसको हम कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ और एक्टिवेशन ऑफ, मैं कहूंगा एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या है? अब देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कुछ प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है ना। इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोटीन्स विच इज रिलीज्ड बाय द लिवर। हमारे लिवर से कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। ये जो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली सीरीज ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स क्या काम करते हैं बेटा? ये पैथोजेंस के ऊपर, अब समझो बेटा, ये एक पैथोजन के ऊपर एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सपोज ये पैथोजन है, बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक एंटीजन है, ठीक है ना।
अब एंटीजन के अगेंस्ट बेटा हमारे पास इस पैथोजन के ऊपर एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन से वो स्टार्ट करते हैं। सो इस पैथोजन के ऊपर एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होगी, जो कौन स्टार्ट करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो पैथोजन के ऊपर एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिसको स्टार्ट करते हैं कौन, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, ये लिवर से आते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको इनिशिएट करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एंटीजन के लिए ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज चाहिए जो इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। अब एंटीजन के साथ बाइंड करने की सलाहियत कौन रखता है, इट इज योर एंटीबॉडी। सो बेटा एंटीबॉडी क्या काम करती है, वो इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है। एक साइड से बेटा एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है, और दूसरे साइड से बेटा ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं ये उनके साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स एक दूसरे को बेटा एक्टिवेट करते जाते हैं और फाइनली एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसको बेटा ये नाम देते हैं मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। और ये जो बेटा मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये बेटा ये सिंपली इस बैक्टीरिया के ऊपर गिर जाते हैं और इस बैक्टीरिया की सरफेस में बेटा पोर्स करते हैं, और इस पोर्स और इन पोर्स की वजह से इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। सो दिस इज द रोल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। अब बेटा नेक्स्ट फंक्शन जो इसकी है, जो आपको पता होनी चाहिए, उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। एक रिएक्शन होती है, उसको बेटा हम नाम देते हैं एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन है क्या, एग्लूटिनेशन में ये एंटीबॉडीज क्या काम करती है, ये बेटा क्लम्प्स बनाते हैं आरबीसीज के। अब कैसे, सपोज जब हमारे पास एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हमारे पास मैचिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर बेटा मिसमैच होगा, तो मिसमैच में क्या होता है, एक रिएक्शन हो जाती है, उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती है, ये एक साइड से एक सेल के साथ रिएक्ट करती है, दूसरे साइड से दूसरे सेल के साथ रिएक्ट करते हैं, तीसरे साइड से तीसरे सेल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और एक क्लम्प बनाता है इन सेल्स का, और इस क्लम्प बनने को हम बेटा कहते हैं एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन कहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा, जब हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस होती है। वहां पर हम देखते हैं कि अगर एग्लूटिनेशन हुई तो बेटा हम सिंपली ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं। अगर एग्लूटिनेशन हुई सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, अगर एग्लूटिनेशन नहीं होगी तो बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम तब करेंगे जब एग्लूटिनेशन नहीं होगी, डोनर और जो हमारे पास रेसिपिएंट ब्लड है उनके बीच में अगर एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगी तो हम बेटा ट्रांसफ्यूजन के लिए जाएंगे। अगर एग्लूटिनेशन हुई फिर हम ट्रांसफ्यूजन के लिए नहीं जाते हैं। एक और काम इसका बेटा होता है, उसे कहते हैं ऑप्सनाइजेशन। अब ऑप्शनाइजेशन में क्या होता है, देखो बेटा ऑप्शनाइजेशन में क्या होता है, एक साइड से हमारे पास एक फैगोसाइट होती है। अब फैगोसाइट वो सेल होती है बेटा जो बैक्टीरिया उसको खाती है। लेट्स सपोज हमारे पास मैक्रोफेज एक फैगोसाइट होती है, और दूसरे साइड से हमारे पास एंटीबॉडी होती है। अब एंटीबॉडी क्या काम करती है, वो यहां से इसका एक रीजन होता है जो मैंने अभी आपको बोला, उसे कहते हैं एफसी रीजन। एफसी रीजन के थ्रू बेटा ये रिएक्ट करती है किसके साथ, इस मैक्रोफेज के साथ, और दूसरा इसके पास वेरिएबल रीजन होता है, और वेरिएबल रीजन के थ्रू ये एक एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है, या एंटीजन के साथ फिर आगे जाके पैथोजन भी हो सकता है। लेट्स सपोज इट इज बैक्टीरिया, बिकॉज एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया। या बेटा सिंपली कोई टॉक्सिन सिंपली प्रेजेंट हो सकता है, उसके साथ जो हमारे पास एंटीबॉडी है इसका जो वेरिएबल रीजन होता है वो उसके साथ बाइंड करता है। सो एक साइड से जो हमारे पास एंटीबॉडी है ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मैक्रोफेज के साथ, एक फैगोसाइट के साथ। दूसरे साइड से ये रिएक्ट करते हैं एंटीजन के साथ, और इस टाइम पर हम इस एंटीजन जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है ये एक काम करती है ऑप्शनाइजेशन का, और इसको हम नाम देते हैं यहां पर ऑप्सिनिन। इस एंटीबॉडी को हम नाम देते हैं यहां पर ऑप्सिनिन। अब ऑप्शनाइजेशन में होता क्या है कि ये जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है एक साइड से बैक्टीरिया को पकड़ के लाती है, दूसरे साइड से बेटा ये मैक्रोफेज के साथ बंद हो जाती है। वंस इट अटैच विद दिस मैक्रोफेज ऑन द अनदर साइड, ये इस मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करती है, और इस मैक्रोफेज क्या काम करते हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स को अलॉन्ग विद दिस एंटीबॉडी एंड दिस बैक्टीरिया ये बेटा इसको अपने अंदर ले जाती है और उसको खा जाती है, और उस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस। सो हमारे पास एंटीबॉडी एक और काम करती है, किस काम का, ऑप्शनाइजेशन का, जिसमें बेटा सिंपली एक साइड से ये एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है, दूसरे साइड से सिंपली एक मैक्रोफेज के साथ बाइंड हो जाती है। उसके बाद बेटा इस बैक्टीरिया को अंदर लिया जाता है और उसकी बेटा फैगोसाइटोसिस की जाती है।
दिस completes the humoral response. Talk about cell mediated immunity. अब देखो बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर ये एक होस्ट सेल है। अब बेटा ये जो होस्ट सेल है इसको एक वायरस ने इन्फेक्ट किया है। अब वायरस क्या काम करता है, जब एक वायरस एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है वो अपने डीएनए को इसके अंदर बेटा इंजेक्ट करता है। उसके बाद बेटा ये जो वायरल डीएनए होता है ये बेटा इनकॉर्पोरेट होता है किसके साथ, होस्ट डीएनए के साथ। जब ये वायरल डीएनए इस होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ये बेटा जो सेल का कमांड सिस्टम है ये उसके ऊपर अथॉरिटी लेता है और उससे क्या काम करता है, ये बेटा वायरल पेप्टाइड्स बनाता है। और बेटा यही जो वायरल पेप्टाइड्स होते हैं उसके बाद ये वायरल पेप्टाइड्स बेटा असेंबल होकर नए वायरसेस बनाता है। लेकिन हमारी सेल एक जबरदस्त काम करती है। हमें पता है जो बेटा वायरसेस होते हैं दे आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। बेटा ये सेल्स के अंदर ही रहते हैं और हमारी जो इम्यून सेल्स होती है ये इस वायरस को बेटा सेल के अंदर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल तो होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है और जो हमारे पास बेटा इम्यून सेल्स है वो इस होस्ट सेल के बाहर प्रेजेंट है। वो बेटा इस वायरस को इस होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हैं। अब बेटा हमारी होस्ट सेल्स बड़ी चालाक होती है। वो क्या काम करते बेटा, वो इन वायरल पेप्टाइड्स को अपने साथ इनको प्रेजेंट करती है अपने सरफेस के ऊपर। और कैसे करती है, लेट्स सपोज हमारे पास बेटा ये जो येलो कलर का यहाँ पर ये एक वायरल पेप्टाइड है, ये वायरल पेप्टाइड बेटा इस एमएचसी के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद ये एमएचसी इसको अपने साथ लेता है इस होस्ट सेल की सरफेस के ऊपर और इसको प्रेजेंट करता है। और प्रेजेंट किसको करता है बेटा, हमारी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। अब टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बेटा इस एमएचसी और इस जो यहाँ पर हमारे पास वायरल एंटीजन है इसको बेटा कैसे डिटेक्ट करती है। हमारी जो बेटा टी सेल्स होती है इनके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेटा इनको डिटेक्ट करते हैं। एक तो हमारे पास बेटा एक मॉलिक्यूल होता है उसका नाम है बेटा CD8 जो बेटा रिकॉग्नाइज करती है MHC फर्स्ट को। और इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा रिसेप्टार प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं बेटा टी सेल रिसेप्टार। और ये जो बेटा टी सेल रिसेप्टार होता है ये बेटा रिकॉग्नाइज करता है इस एंटीजन को, इस वायरल पेप्टाइड को जिसको प्रेजेंट किया है MHC फर्स्ट ने, ठीक है ना, किसको, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को, ठीक है ना। सो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स वंस दे रिएक्ट विद द होस्ट सेल MHC1 एंड दिस एंटीजन, उसके बाद बेटा ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है ये बेटा एक्टिवेट हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाती है। तो सिंपल सी बात मैंने अभी तक ये कही कि हमारे पास एक वायरस होता है, वायरस एक होस्ट सेल को इंजेक्ट करता है, वो इनकॉर्पोरेट होता है होस्ट के डीएनए के साथ। होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो कुछ वायरल पेप्टाइड्स बनाता है। वो वायरल पेप्टाइड्स बेटा किसके साथ, MHC1 के साथ अटैच हो जाते हैं और MHC1 इनको होस्ट की सेल की सरफेस के ऊपर ले जाता है और उसके बाद इसको प्रेजेंट करता है टू द टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। और ये जो बेटा MHC1 होता है और जो हमारे पास बेटा सिंपल सी बात ये जो एंटीजन है यानी कि जो वायरल पेप्टाइड है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास जो बेटा TC सेल्स होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, उनके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो CD8 होता है जो इस MHC1 को रिकॉग्नाइज करता है और दूसरा हमारे पास सिंपली क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर होता है बेटा जो रिकॉग्नाइज करता है इस एंटीजन को। उसके बाद ये जो टी सेल्स होती है अब एक्टिवेट हो जाती है और ये कुछ जबरदस्त मॉलिक्यूल्स बेटा रिलीज करती है। एक तो बेटा ये रिलीज करती है, एक का नाम है बेटा परफोरिन, और दूसरा बेटा ये प्रोड्यूस करते हैं उनका नाम है बेटा ग्रेनजाइम्स। और ये जो बेटा परफोरेंस होते हैं क्या काम करते हैं, इस होस्ट सेल में होल्स क्रिएट करते हैं। ये बेटा इस होस्ट सेल में होल्स क्रिएट करते हैं और इन्हीं होल्स के थ्रू जो बेटा ग्रेनिजाइम्स होते हैं इस होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं और होस्ट सेल में एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उस प्रोसेस का नाम बेटा होता है एपोप्टोसिस। अब बेटा एपोप्टोसिस क्या होती है, एपोप्टोसिस को हम सिंपली बेटा डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब बेटा नॉर्मल डेथ जो होती है सेल्स की वो उसको हम बेटा नेक्रोसिस कहते हैं। अब नेक्रोस और एपोप्टोसिस में क्या फर्क है, नेक्रोस में हमारे पास कोई एक्सटर्नल एजेंट आता है, यहाँ बेटा जैसे कोई पैथोजन हो सकता है, यहाँ बेटा हमारे पास कोई और चीज हो सकती है, लेट सपोज कि हमारे पास कोई इंजरी हो सकती है, डायरेक्ट इंजरी टू द टिश्यू, उस और हाइपोक्सिया में बेटा ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं मिलता है, इस्चीमिया में बेटा ना तो ऑक्सीजन मिलता है और ना तो बेटा न्यूट्रिशन मिलता है एक टिश्यू को। इन कंडीशंस की वजह से अगर एक टिश्यू की डेथ हो जाती है उसको बेटा हम नेक्रोसिस कहते हैं। लेकिन एपोप्टोसिस में क्या होता है, सपोज हमारी बॉडी कभी कभी एबनॉर्मल सेल्स बनाती है
और वो एबनॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। उन एबनॉर्मल सेल्स को अब बॉडी से रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास सेल के अंदर कुछ इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिनके थ्रू इन सेल्स की डेथ करवाई जाती है। और इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं एपोप्टोसिस, और दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यहाँ पर जो हमारी बॉडी है वो खुद इनको डिस्ट्रॉय करवाती है। जैसे इस केस में बेटा होस्ट सेल जो है ये हमारी बॉडी की अपनी सेल है, लेकिन इस होस्ट सेल में कुछ एबनॉर्मल चेंज आ गई, जिसकी वजह से इस होस्ट ने खुद कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवाए, जैसे परफोरेंस और ग्रेनिजाइम्स इस केस में, जिसकी वजह से इसने इस सेल की डेथ करवाई। इसको बेटा हम कहते हैं एपोप्टोसिस। Now the last question is here कि जो हमारे पास होस्ट सेल है क्यों डेथ करवाती है खुद की? इसका रीजन बेटा वेरी सिंपल है। द रीजन इज वेरी सिंपल। देखो, नॉर्मली जो हमारे पास वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है, ये सेल के अंदर रहता है और नए नए वायरस पार्टिकल्स को बनवाता है। उसके बाद बेटा ये जो हमारे पास नेबरिंग सेल्स होती है, थ्रू द लेटेंट फेज ये फिर इस सेल से इस सेल में चला जाएगा, फिर इस सेल को भी इन्फेक्ट करेगा। फिर धीरे धीरे इस सेल से जो नेक्स्ट नेबरिंग सेल होंगी वो भी बेटा इन्फेक्ट हो जाएंगी। लेकिन हमारी जो बेटा बॉडी होती है, जो हमारी होस्ट सेल होती है, ये ऐसा नहीं होने देती है। ये खुद की कुर्बानी देती है, ये एक किस्म का सुसाइड कर देती है। ये बेटा हमारे इम्यून सिस्टम को इंफॉर्मेशन देती है कि देखो मैं इन्फेक्ट हो चुका हूं, ठीक है ना, अब ये इन्फेक्शन दूसरी सेल्स में भी स्प्रेड हो सकता है। ये पहले से उनको इन्फॉर्म करके रखता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, और होस्ट जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है इस पर्टिकुलर होस्ट सेल के अगेंस्ट, और इस होस्ट सेल को रिमूव किया जाता है, ताकि जो हमारे पास ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे पास जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनमें बेटा स्प्रेड ना हो। इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ दिस इन्फेक्शन टू द नेबरिंग सेल्स। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटा लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास एक टिश्यू होता है, उसको अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें भी बेटा हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक जबरदस्त रोल होता है। लेट्स सपोज हमारे पास दो पर्सन है बेटा, ए पर्सन, यहाँ पर बी पर्सन है। ए पर्सन की एक सेल है, ये बी पर्सन की होस्ट सेल है। कोई भी जो हमें जो टिश्यू या हमें जो ऑर्गन जिसको हमें ट्रांसप्लांट करना है, लेट्स सपोज अगर हम सिंपली कहेंगे इट इज किडनी, या हमें लिवर का ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है ना। सो अगर हमें किडनी या लिवर का ट्रांसप्लांट करना है तो उससे पहले बेटा हम टिश्यू मैचिंग करते हैं। हम क्यों करते हैं, समझो इस बात को। हमारी जो सेल्स होती है इनके ऊपर बेटा मैंने अभी बताया कि एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसका नाम है MHC1, और ये MHC1 रिप्रेजेंट करता है कि इसको सेल्फ एंटीजन को। सिमिलरली जो बेटा हमारे पास बी है, इसके ऊपर भी MHC1 होगा और इसके ऊपर भी अपना सेल्फ एंटीजन होगा। अब जो पर्सन बी है और पर्सन ए है, समझो इस बात को। जो पर्सन ए है बेटा, इसका जो इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीजन को सेल्फ मानती है। सो दिस एंटीजन इज सेल्फ फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ ए, एंड दिस एंटीजन इज सेल्फ फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ बी। लेकिन बेटा यही जो MHC के ऊपर एंटीजन है, जिसको हम सेल्फ एंटीजन का नाम देते हैं, ये बी के लिए नॉन सेल्फ होगा, और बी का एंटीजन ए के लिए नॉन सेल्फ होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास पर्सन ए, सपोज इट इज डोनर, ये ऑर्गन डोनर है, और बी हमारे पास रेसिपिएंट है, अगर हमें एक ऑर्गन को डोनेट करना है ए से बी की ओर, दोनों का MHC के ऊपर जो एंटीजन है वो डिफरेंट है। अब मैंने बताया इसके लिए जो MHC के ऊपर एंटीजन है वो इसके लिए सेल्फ है, और इसके ऊपर जो MHC के ऊपर एंटीजन है वो इसके लिए सेल्फ है। लेकिन मुझे इस ऑर्गन को यहां से यहां तक डोनेट करना है, सो दैट मीन्स मैं ए का MHC बी के पर्सन में डालता हूं, और बी के लिए जो ए का MHC होगा वो फॉरेन होगा, वो नॉन सेल्फ होगा। तो इसकी वजह से जो हमारे पास बी है उसका इम्यून सिस्टम जो होगा वो रिएक्ट करेगा किसके अगेंस्ट, इस MHC के अगेंस्ट जो ए का MHC है, और इसकी वजह से उस ऑर्गन को पूरी तरीके से डैमेज किया जाता है। इसीलिए बेटा ट्रांसप्लांटेशन से पहले हम एक चीज वी मेक श्योर दैट जो MHC ए का होगा या डोनर का होगा, और जो MHC बेटा रेसिपिएंट का होगा, ये एक दूसरे को ऑलमोस्ट मैच करने चाहिए, ये एक दूसरे को मैच करने चाहिए।
उसके बाद ही हम बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तब होगी जब एमएससी डोनर और रेसिपिएंट का ऑलमोस्ट सेम होगा, और उसके बाद भी जब हम ऑर्गन को बेटा डोनर से रेसिपिएंट में लेते हैं, उसके बाद भी इस रेसिपिएंट को बेटा इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाने पड़ते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन ऑर्गन और एनी ट्रांसप्लांटेशन में इसका टिश्यू ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका रोल क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर।